गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 10th हिस्ट्री लेसन नंबर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए थे। और इस अध्याय में आप जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा का समय लग गया। तो सबसे पहले जो है बच्चों, आप युद्धकालीन रूपांतरण में देखिए कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ, क्यों हुआ और किन देशों के बीच हुआ। ये सारी घटनाएं थोड़ा सा एक बार आपको बताने के बाद मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तो बच्चों, पहला जो विश्व युद्ध था वो 2 खेमों के बीच लड़ा गया और दोनों ग्रुप यूरोपीय देशों के ही थे। पहले पाले में मित्र राष्ट्र थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था, और दूसरा पाला जो है केंद्रीय शक्तियों का था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। यानी 3 देश दोनों समूहों में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा भी कुछ देश थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। मुख्य देशों के अलावा उनको आप थोड़ा मानचित्र पर देख लीजिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आप इसमें मानचित्र पर देख रहे हैं, ये जो ट्रिपल एंटिटी है जो कि पीले रंग से आपको दिखाया गया है, इसमें मित्र राष्ट्रों को दिखाया गया है जिसमें यूनाइटेड किंगडम, दूसरी तरफ फ्रांस और रूस, ये 3 प्रमुख देश थे जो कि मित्र राष्ट्र कहलाते थे। और जो केंद्रीय शक्तियां थीं उसमें जर्मनी का नाम आता है, ये सेंट्रल पावर था। ऑस्ट्रिया हंगरी का नाम आता है, और नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा तो इधर जो है कि तुर्की है, ऑटोमन तुर्की साम्राज्य। तो ये तीनों जो है कि केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। इसके अलावा भी आप मैप पर देख रहे हैं, बुल्गारिया है, ये भी केंद्रीय शक्तियों के साथ था। और जो मित्र राष्ट्र थे उनमें रोमानिया को भी आप देख रहे हैं, सर्बिया को भी देख रहे हैं, और साथ साथ जो है कि इटली भी है। लेकिन इटली जो है कि 1914 में न जुड़कर युद्ध में 1915 में शामिल हुआ था। तो ये सारे देश जो है कि 2 भागों में बटे हुए थे और दोनों जो है कि युद्धों में शामिल थे। तो बच्चों, यह जो युद्ध था वो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था, और इसमें मरने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा थी। इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। और इस युद्ध का कारण, वैसे तो आपको कारण जो है कि लगभग मालूम होगा, बताया भी जाता है समय समय पर, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को आप 4 हेडिंग्स में यदि समझेंगे तो आपको आसानी होगी। और वो है, ध्यान दीजिएगा, मेंस, MEIN। तो ये जो है कि 4 कारण थे जो कि प्रमुख थे। वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध के और भी बहुत से कारण थे, लेकिन 4 जो है कि प्रमुख कारण थे जिनको आपको समझना है। MEIN, मेन। तो इसमें M जो पहला है इसका मतलब हुआ मिलिट्रिज्म,
और दूसरे का ए का मतलब हो गया अलायंस सिस्टम। तीसरा जो आई है इसका मतलब हो गया इम्पेरियलिज्म। और चौथा जो एन है इसका मतलब हो गया नेशनलिज्म। तो पहले कारण में आप जो मिलिट्रिज्म पढ़ रहे हैं इसमें यूरोप में लगभग हर देश खुद को हर तरह के अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास के अंतर्गत सभी देशों ने अपने अपने देश में इस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक और बड़े बड़े जहाज, ये सारी चीज़ें जो है कि बना रहा था या इकट्ठा कर रहा था। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है विभिन्न संधियां यानी गठबंधन प्रणाली, और जिसको आप अलायंस के रूप में जानते हैं। तो यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधियां बनानी शुरू कर दी थी। और इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से हो रही थी, जैसे किसी तीसरे देश को ये पता ही नहीं चलता था कि उनके सामने के दो देशों के मध्य क्या संधि हुई है। तो ये जो गुप्त संधियां थीं ये भी जो है कि एक प्रमुख कारण मानी जाती हैं। और तीसरा प्रमुख कारण था इम्पीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। तो बच्चों इस समय जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे वे चाहते थे कि उनके कॉलोनीज या विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। इसका मतलब ये था कि अफ्रीका जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि इस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था और यह समय 1880 के बाद का था जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि शामिल थे और इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। और इस नेतृत्व की वजह ये भी थी कि ब्रिटेन इस समय काफ़ी सफल देश था और बाकी देश इसके मॉडल यानी विकास मॉडल को कॉपी करना चाहते थे। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर एक समय ब्रिटिश शासन का राजस्व था और 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। तो इसकी वजह से इनकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत से 13 लाख सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए गए थे या भेजे गए थे। ब्रिटेन आर्मी में जितनी भारतीय सेना थी उतनी ब्रिटेन सेना नहीं थी। और अंतिम जो चौथा है कारण वो है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, क्योंकि 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया। जर्मनी, इटली और अन्य जो बाल्टिक देश थे आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था और इस वजह से ये लड़ाई जो है एक ग्लोरियस लड़ाई के रूप में भी सामने आई। तो बच्चों ये तो जो है कि प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण मैंने आपको बताया। जो तत्कालिक कारण था वो था आर्कड्यूक फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और इस राज्य के वे अगले राजा बनने वाले थे। और इस समय वे साराजेवो जो कि बोस्निया में है वहाँ अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे और ये समय जून 1914 का था। इन पर यहीं गर्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला किया और उन्हें मार दिया। इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी बड़ा हाथ था। इस हत्या के बाद साइबेरिया को धमकी मिलनी शुरू हो गई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया जो कि बोस्निया को आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा है इस हत्या में शामिल है। तो यही से जो है कि इसी घटना के साथ इस युद्ध की शुरुआत होती है। तो बच्चों
मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। और इसीलिए जो है, चूँकि यह बहुत ही भीषण युद्ध था, मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसमें तरह तरह के विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का उपयोग हुआ था। इसमें दुनिया के और भी बहुत सारे देश शामिल थे। हालांकि यह युद्ध यूरोप में शुरू हुआ था, यूरोप में लड़ा गया, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्से भी इससे जो है कि अछूते नहीं थे। तो इन सब कारणों से ही इसको प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है। और यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। और आपको पता है कि ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की ही देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की गई थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर लाया गया था। और इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे और कई लाख लोग जो है कि लापता हो गए थे, जिनका रिकॉर्ड ही आज तक नहीं मिला। तो मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या भी बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो मर्दों का काम संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे जो शक्तिशाली आर्थिक ताकतें थीं, उनमें उनके आर्थिक संबंध भी टूट गए। अब वे देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को सहयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू हो गए थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा भी लेना पड़ा। तो ये सब युद्ध के कारण जो है कि बहुत ही बदलाव वहाँ पर देखने को मिले यूरोप में। इसके बाद जो है कि युद्धोत्तर सुधार की भी हम बात करेंगे। यहाँ पर ये युद्धोत्तर सुधार है कि युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता तो काफ़ी मुश्किल हुआ, क्योंकि जो देश प्रगति कर रहे थे, आधुनिक बन रहे थे, जिनका औद्योगिक विकास हो रहा था, वो जो है काफ़ी पीछे चले गए, कई दशकों पीछे चले गए। और युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट ब्रिटेन को ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में भी उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। तो युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए और इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। तो इस तरह से युद्ध के कारण यूरोप और दुनिया में एक आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया, आर्थिक उथल पुथल का माहौल पैदा हो गया। अनिश्चितता जो है कि अर्थव्यवस्था में आ गई, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल धीरे धीरे शांत होने लगा, तो उत्पादन भी गिरने लगा। शुरुआती दौर में उत्पादन भी बढ़ा, रोजगार में भी इजाफा हुआ, चीज़ों की मांगों में भी इजाफा हुआ। लेकिन जब यह उछाल जो उथल पुथल की स्थिति थी,
जब यह शांत होने लगी तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। तो जब उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार भी मिलेगा, उत्पादन कम होगा तो बच्चों बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती भी शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। ये सारी घटना जो है आपको जो अर्थव्यवस्था में उछाल की स्थिति है, उथल पुथल की स्थिति है, ये ब्रिटेन की बताई जा रही है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था और रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का एक हिस्सा बन गई थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थीं। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर ही विचार करेंगे आप तो पाएंगे कि युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था, लेकिन युद्ध के दौरान यह आपूर्ति चूँकि अस्त व्यस्त हो गई तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी इन देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ फिर से पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। यानी बहुत ज़्यादा जो है कि मात्रा में गेहूं बाजार में पहुंच गया और अनाज की कीमतें एकदम से गिर गईं। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज की कीमतें या पूरे देश में, पूरे महाद्वीप में अनाज की कीमतें गिरेगी तो आप पाएंगे कि ग्रामीण आय कम हो जाएगी, क्योंकि जो किसान हैं उनके उपजें बिकेंगी नहीं या बिकेंगी भी तो बहुत कम दाम पर बिकेंगी। तो निश्चित तौर पर किसानों की आय में कमी हो जाएगी और किसान गहरे संकट में फंस जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की ओर। बच्चों आप देखिए कि अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। थोड़ा सा अमेरिका की ओर भी चलते हैं, क्योंकि युद्ध से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। तो 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एक बड़ी खासियत उस समय ये थी कि बृहद उत्पादन, मास प्रोडक्शन का चलन अमेरिका में था। अब बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। और एक कार निर्माता हेनरी फोर्ड, जो कि बृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता भी माने जाते थे, उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। तो शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। तो इस प्रकार यह जो है एक बेल्ट की तरह, एक चेन की तरह होती थी, जो कि बराबर चलती रहती थी और उस पर जो है कि उसके एक सिरे पर मांस के विक्रेता खड़े रहते थे, अपने हिस्से का मांस लेते थे और वहाँ से खरीद कर चले जाते थे। तो यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से काफ़ी किफ़ायती साबित हो सकता है। तो असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक कतार में खड़ा रहना पड़ता था, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना। तो मशीनी ढंग से वो बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। तो एक कतार में लोग खड़े होते थे और अपना अपना काम जो है कि जब तक कन्वेयर बेल्ट चलती थी तब तक लोग जो है
करते रहते थे। यानी किसी को आपस में बात करने की भी फुर्सत नहीं थी, आराम करने की फुर्सत नहीं थी। जब तक कन्वेयर बेल्ट चलती रहती थी तब तक लोगों के हाथ भी चलते रहते थे, वे काम करते रहते थे। लेकिन आप इस तरह के काम से मज़दूरों को जानते हैं कि थकान होगी, और थकान होगी तो मज़दूर अपना काम नहीं करना चाहेगा, लोग अवकाश लेकर या नौकरी छोड़कर भाग जाएंगे। तो इस समस्या से भी निपटने के लिए हेनरी फोर्ड ने कारखाने की असेंबली लाइन से मज़दूरों की तनख्वाह को दुगुना कर दिया, ताकि मज़दूर जो है कि और अधिक काम कर सके, किसी तरह का विरोध न कर सके। और इसका उसको फ़ायदा मिला कि हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। तो टी मॉडल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी, मास प्रोडक्शन। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये मास प्रोडक्शन से बनी हुई जो है कि कारें हैं, ये यहाँ पर दी गई हैं। तो बच्चों, शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मज़दूरों को असेंबली लाइन में, जैसा कि मैंने बताया, असेंबली लाइन में जो काम करते थे उससे जो थकान होती थी, उस थकान से वो बहुत परेशान रहते थे। और इसलिए जो है कि उन्होंने वेतन में वृद्धि कर दिया, दोगुना कर दिया वेतन, $5 प्रतिदिन कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन जो थे उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई। तो तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में तो कमी आ गई, क्योंकि उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार को बार बार बढ़ाने लगे, और उनके मज़दूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। तो अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि कुल मिलाकर उन्होंने लागत कम करने का भी उपाय सोच लिया, और फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। तो 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी, और बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमतों में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 10 सालों में ही बढ़ करके 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे, क्योंकि मजदूरी बढ़ गई थी, लोगों के पास पैसा आ गया था। और ये सब चीज़ें वे हायर परचेज व्यवस्था के तहत भी खरीद सकते थे। अब हायर परचेज क्या है, जो कि आज के समय में आप देखेंगे कि जो ये किस्त पर, EMI पर जो है चीज़ें उपलब्ध होती हैं, वो एक तरह से हायर परचेज है। तो उस समय से ही ये व्यवस्था चल रही थी अमेरिका में। लोग हायर परचेज के तहत चीज़ें खरीदते थे, और उसकी कीमत जो है कि साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाते थे। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में भी वृद्धि हुई। तो इससे और अधिक जो है कि जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग और अधिक बढ़ने लगी। तो उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। तो 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण के क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ने लगा। तो बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगी थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विश्व में विश्व एक दूसरे दौर महामंदी की ओर जो है जाने लगा। तो 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा, और वह दुनिया में सबसे बड़ा करदाता देश भी बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने
और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबारने में मदद की। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई और 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह जो है कि जो संकट था वो महामंदी का संकट था। तो महामंदी के बारे में हम लोग कल की क्लास में जानेंगे।